नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ मैं एक समाजशास्त्री सिद्धांत विनिमय व्यवहारवाद एक्सचेंज बिहेवियरलिज्म पे चर्चा करूँगा। बोस्टन अमेरिका के एक समाजशास्त्री हैं जॉर्ज कॉस्पर होमन्स का ये सिद्धांत है। होमन्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद वो वहाँ अध्यापन कार्य भी करने लगे और एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ने के बाद आपने समाजशास्त्र में काम किया। आपने पार्सन्स के जो बृहद समाजशास्त्री सिद्धांत निर्माण की दलील थी उसको खारिज किया। ग्रैंड सोशलॉजिकल थ्योरी को आपने नकारते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है। बोले समाजशास्त्र में इस हिसाब से तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, ये होमन्स का कहना था। और उन्होंने छोटे छोटे समूहों के अनुसार स्मॉल ग्रुप्स के रिसर्च पे अपना ध्यान केंद्रित किया। बोले कि हमको समाजशास्त्री को छोटे छोटे समूह उनके जो अनुसंधान है उन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनकी गतिविधियों को देखना चाहिए। एक्सचेंज थ्योरी पे विनिमय सिद्धांत का आधार उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रस्थापनाओं से, प्रपोजिशन से, साइकोलॉजिकल प्रपोजिशन से लिया और उसके आधार पर उन्होंने अपना ये सिद्धांत विनिमय व्यवहारवाद एक्सचेंज बिहेवियरलिज्म की थ्योरी दी। सिद्धांत निर्माण में होमन्स कहते हैं हमें मूलतः देखना चाहिए। दो तीन बातों पे उन्होंने बहुत जोर दिया, दो बातों पे थे खास तौर से। कोई भी सिद्धांत समाजशास्त्री को बनाते समय देखना चाहिए लोग क्या करते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है। लोग क्या करते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है। वो कहते थे मनुष्य के सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मूर्त घटना को अनुभविकता एम्पिरिकल स्टेज में हमें देखना चाहिए और आगमन पद्धति से अनुभविक सामान्यीकरण निर्मित करना चाहिए। ये उनकी थ्योरी निर्माण की थ्योरी थी। उनका कहना था सिद्धांत का निर्माण इस आधार पे करना चाहिए। बोले सिद्धांत नहीं बल्कि एक सामान्यीकरण है। बोले हम जो अध्ययन करते हैं समाजशास्त्री संबंधों का वो एक सामान्यीकरण है। अब उसका विश्लेषण सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। अब उसको आप विश्लेषित करिए। 1960 के दशक में होमन्स ने एक बीएफ स्किनर हुए हैं, उनके व्यवहारवादी सिद्धांत का बहुत चलन था, 1960 में बहुत बोलबाला था। उसको लिया उन्होंने, उसके आधार पे विनिमय व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसमें और भी उन्होंने सहायता ली है, जैसे पावलो, थार्नाइक, वैटसन, इनके भी सिद्धांतों को उन्होंने ग्रहण किया। वो कहते हैं, स्किनर ने कहा था कि व्यवहारवादी नियम में वो कहते हैं कि पशु जो है किसी भी चीज को उसकी आवश्यकता तभी होती है पशुओं को जब उसकी पूर्ति हेतु ऐसी गतिविधि करता है जिसके माध्यम से पूर्व में दूसरे पशु उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, पशुओं के बारे में। फिर उसी के आधार पर उसने कहा मनुष्य जो है उन्हीं क्रियाओं और कार्यों को करता है जो उसके लिए लाभकारी या उपयोगी होते हैं। उसने मनुष्य और पशु में विवेचना करते स्किनर कहता है कि मनुष्य उन्हीं क्रियाओं को करता है, उन्हीं कार्यों को करता है जिसमें उसको लाभ होता है। अगर उसको लाभ नहीं होगा तो वो काम नहीं करता। बल्कि पशु जो है उन कार्यों और क्रियाओं से दूर रहता है जिनसे उसकी कोई उपयोगिता नहीं। पशु अगर उसको उपयोगी नहीं है तो उन कार्यों को करता ही नहीं, उनसे दूर हो जाता है। और यही मनुष्य और पशु के आधार पर उनने विवेचना की है। अब वो कहता है, स्किनर कहता है कि वास्तव में इसके पीछे कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए हैं कि जीव जगत के व्यवहार विशेष को करना तब तक जारी रखता है। कोई भी जीव किसी भी व्यवहार को तब तक करता रहता है जब तक उस जीव की इच्छा के अनुरूप उसे अपेक्षित परिणाम न मिल जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तब तक पढ़ाई करते रहेंगे जब तक कि आपको उसका अपेक्षित परिणाम न मिल जाए। अगर आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा तो आप पढ़ना छोड़ देते हैं। ये है। फिर वो कहते हैं कि किसी व्यवहार विशेष के द्वारा जो ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, हम जो व्यवहार करते हैं हमारे व्यवहार विशेष होते हैं, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है हम फिर उस व्यवहार के प्रति उदासीन हो जाते हैं। हम उस व्यवहार के प्रति ध्यान नहीं देते। जैसे आपने देखा हो कई लोग सामान्य दिनचर्या करने लगते हैं, रूटीन शुरू में बहुत जोश और खरोश रहता है। नए नए अपॉइंटमेंट होता है, नए टीचर्स का पीएससी से सिलेक्ट होके आते हैं, नया अपॉइंटमेंट होता है तो बहुत किताबें पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, लाइब्रेरी अटेंड करेंगे। बाद में 4-5 साल बाद फिर उतने एक्टिव नहीं रहते, उदासीन हो जाते। तो ये वो कहता है कि व्यवहार की आवश्यकता जो पूर्ति हो जाती है उसके बाद व्यक्ति व्यवहार के प्रति उदासीन हो जाता है।
फिर वो कहते हैं व्यवहार विशेष को करने से अतिशीघ्र पुरस्कार मिलता है। अगर आपने कोई व्यवहार किया और आपको कोई इंक्रीमेंट मिला, पुरस्कार मिला, प्राइज मिला और वो मिलता रहे तो आप करते रहेंगे। लेकिन अगर वो पुरस्कार मिलना बंद हो जाता है तो वो जीव जो है वो क्रोधित हो जाता है और उस अपने व्यवहार को जारी रखना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कई लोग लगातार, हालांकि ऐसा अपवाद भी है कि विराट कोहली को अगर इनाम नहीं मिलेंगे तो वो खेलना बंद कर देगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक रखा कि मानव व्यवहार में सामान्यतः ये होता है। और वहीं कहते हैं व्यवहार विशेष के कारण अगर कोई घटना लगातार जारी रहती है, उसके प्रक्रिया क्रम में उसे पुरस्कार या दंड मिलता है तो वो घटना उसके लिए प्रेरणादायक हो जाती है और संबंधित व्यवहार विशेष को स्थापित कर देती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए होमन्स कहते हैं किसी भी मनुष्य को समझने के लिए इन नियमों का हमें सहारा लेना चाहिए, इन नियमों के आधार पर हमें मनुष्य को समझना चाहिए। वो कहते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं पशुओं की आवश्यकताओं से अलग हैं। बोले मानवीय आवश्यकताएं, ह्यूमन नीड्स जो हैं आपके एनिमल्स नीड्स से अलग होती हैं। पशुओं द्वारा अपने सामान और जटिल दोनों प्रकार के समूह में भिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करते हैं। जो एनिमल होते हैं अपने सामान और जटिल दोनों प्रकार के समूह में अलग अलग प्रकार से अंतःक्रियाएं करता है, लेकिन मनुष्य द्वारा अपने सामान और जटिल दोनों ही प्रकार के समाज में तुलनात्मक दृष्टि से नितांत भिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं की जाती हैं। होमन्स कहते हैं सामान और जटिल दोनों ही प्रकार के समूह मनुष्यों के व्यवहार को समझने के लिए उसमें हमें मनोविज्ञान के नियमों को देखना होगा। यहाँ होमन्स ने अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम को भी व्यक्तिगत स्तर पर देखा। बोले अर्थशास्त्र के सिद्धांत को भी हमें देखना चाहिए। होमन्स कहते हैं मनुष्य बाजार में की जाने वाली अपनी क्रियाओं के, मनुष्य जो बाजार में क्रिया खरीद फरोख्त करता है ना, उसके दूरगामी परिणामों की बुद्धिवादी रूप से गणना करता है, उसके इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशन करता है। वो लेन देन के द्वारा अधिकाधिक भौतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। व्यक्ति जब बाजार में खरीदारी करने जाता है तो वो इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करता है, इतना ज़्यादा लेन देन करता है, उसमें वो चाहता है कि हमको वो मिले, लाभ मिले। अगर दुकानदार कह रहा है कि ये सामान फलानी चीज़ जैसे आम ये 100 रुपये किलो है, तो वो ग्राहक उससे 100 रुपये कहेगा नहीं, इसको कम करिए, 80 करिए, नहीं भी करेगा तो 100 रुपये का जब 1 किलो आम लेगा तो उसमें का एक आम एक्स्ट्रा दे दीजिए, आप एक और चढ़ा दिए। मतलब उसको भौतिक रूप से लाभ प्राप्त करना चाहता है ये। और इसी आर्थिक जो है, होमन्स कहते हैं वास्तव में हम आर्थिक व्यक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं। समस्या ये नहीं है कि वह आर्थिक था, बल्कि हम लाभ अर्जित करने के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। कोई आर्थिक गतिविधियों वाला नहीं है, सामान्य व्यक्ति, लेकिन लाभ जो है, लाभ अर्जित करने के संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं और सामाजिक भौतिकवादी सिर्फ धन और भौतिक साधनों की अभिलाषा रखते हैं। और इसीलिए आपने देखा हो कि आजकल जो वृद्धा आश्रम बन रहे हैं उसके पीछे मूल कारण यह है कि व्यक्ति भौतिकवादी इतना हो गया है कि वो देखता है माँ बाप हमारे वृद्ध हो गए हैं, अब इनसे हमको कोई लाभ नहीं है, तो वो उनको त्याग देता है और वृद्धाश्रम भेज देता है। वहीं इसी सिद्धांत के आधार पर होमन्स के इस थ्योरीज को टर्नर ने भी देखा। उन्होंने कहा कि बुनियादी आर्थिक मान्यताओं को उन्होंने 4 प्रकार से रेखांकित किया। बोले होमन्स जो कह रहे हैं उसके आधार पर टर्नर ने उसको विवेचित करा कि व्यक्ति सामान्यतः ऐसा प्रयास नहीं करता, कोई भी व्यक्ति सामान्यतः जनरल रूप में ऐसा प्रयास नहीं करता जिससे उसे लाभ में कमी आए। वो एक्सचेंज में, विनिमय संबंधों में, एक्सचेंज रिलेशन में व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ चाहता है। मैं आपके साथ अगर वीडियो शेयर कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो अधिक से अधिक देखे जाए, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बने। ये विनिमय संबंध है, एक्सचेंज रिलेशन है। व्यक्ति सामान्यतः दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म में या बुद्धि संगत रणनीति से कार्य नहीं करता। हम लॉन्ग टर्म में काम नहीं करते, हम बुद्धि रैशनल रूप से काम नहीं करते। और मानव व्यवहार रोजमर्रा के जीवन में खेल के सिद्धांत को अपनाता है कि एक व्यक्ति, जैसे खेल में एक व्यक्ति अच्छी सलाह है किंतु सही विवरण मानता है। अगर आप कितना भी अच्छा सलाह दी सामान्य तौर पे लेता है, अरे ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको गाड़ी धीमे चलाना चाहिए, बहुत स्पीड में चलाते हैं, तो आप आदमी सुनता है, हाँ ठीक है, तो सामान्य सही नॉर्मल रूप में लेता है। एक्सचेंज में, विनिमय में सिर्फ धन के माध्यम से नहीं होता। टर्नर कहते हैं एक्सचेंज जो है जीवन में, हमारे एक्सचेंज जो है खाली मनी, मुद्रा के, धन के माध्यम से नहीं होता, अपितु कुछ सैंक्शन होती हैं, स्वीकृति होती है, सम्मान होती हैं, क्रियान्वयन होता है, प्यार, लगाव जैसी अभौतिक चीज़ों के माध्यम से भी होता है। हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, आपके कहने पे कोई क्रियान्वयन कर रहे हैं, हमारा आपसे एफिनेशन है, लगाव है, ये सारे अभौतिक पक्ष हैं जो
इसके माध्यम से भी हम एक्सचेंज करते हैं। मानवीय जो ह्यूमन एक्सचेंज है, मानवीय विनिमय में पुरस्कार, दंड और लाभ अर्जित करने वाले मनुष्य की समस्त अंतःक्रियाएं सिर्फ बाजार स्थल के स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है, बाजार के बाहर भी वो देखता है। और इसी आधार पे होमन्स ने जो दी है, होमन्स कहते हैं कि व्यक्ति को, होमन्स के व्यवहारवादी सिद्धांत जो है, विनिमय व्यवहारवादी सिद्धांत, उसने 5 चीजें रखी हैं। एक स्टिमुलस, उद्दीपन, बोले पर्यावरण में विद्यमान ऐसे तत्व जो मनुष्य को क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं, स्टिमुलस कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमको प्रेरित करते हैं, हमको उत्प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम करिए, क्रिया। फिर दूसरा है एक्शन, मनुष्य का वह व्यवहार जो उसे पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य जो है हमारे ऐसी क्रिया, बुरी क्रियाओं को करता है जिससे उसको या तो कोई प्राइज मिले, इनाम मिले, या फिर ऐसा काम नहीं करता जिससे कि उसको दंड मिले, पुरस्कार अथवा लाभ, रिवॉर्ड। उद्दीपन में ऐसे गुण या तत्व रहते हैं। प्रत्येक प्रकार के उद्दीपन जो स्टिमुलेशन होता है उसमें ऐसे गुण या तत्व विद्यमान होते हैं, सन्निहित होते हैं, जो व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे एक शिक्षक, मेरे को पढ़ाने में बहुत संतुष्टि मिलती है, मेरे विद्यार्थी मुझसे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, वो मेरे लिए रिवार्ड है। और इसलिए मैं मेरे को ऐसे गुण मेरे उसमें सन्निहित हैं जिससे कि मैं पुरस्कार प्राप्त करता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, लोग मेरे विद्यार्थी मुझसे टच में रहते हैं, ये मेरे लिए संतुष्टि प्रदान करते हैं, सेटिस्फैक्शन है। चौथा बिंदु उसने कहा दंड, पनिशमेंट, जिसके द्वारा आघात पहुंचाया जाता है या उद्दीपन में जो संतोष देने की क्षमता या गुण होता है उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है। समाज के अंतर्गत दंड भी मिलता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके कार्यों से जो खुश नहीं होते या जो आपके कार्यों को पसंद नहीं करते वो कहेंगे कुछ नहीं कर रहा है, वो आपको बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, आपके काम में रोड़े अटकाते हैं, आपको कहेंगे ये आप वीडियो इस तरीके से नहीं बना रहे हैं, आप वीडियो बनाने का तरीका बदलिए, कंटेंट डालिए, ये मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें जोड़ते हैं। ये आपको पनिशमेंट देने का काम करते हैं, आप हतोत्साहित करते हैं कि जिससे आपका मोटिवेशन टूट जाए। आप जैसे एक टीचर है ना पढ़ाने के लिए, तो कुछ टीचर जो नया टीचर आते हैं तो नए पुराने टीचर कहते हैं आप अच्छे नहीं, आप बैठ के पढ़ा रहे हैं, आपको खड़े होकर बनाना चाहिए, आपको डस्टर और चाक का प्रयोग करना चाहिए। भाई आप उसको मोटिवेट करिए, मोटिवेट नहीं, कुछ लोग सोसाइटीज में ऐसे होते हैं कि वो आपको डेमोरलाइज करेंगे, ये उसने का पनिशमेंट है। फिर 5वां बिंदु वो कहता है मूल, उद्दीपन में स्टिमुलेशन में लाभ पहुंचाने की क्षमता या गुण की दर ही मूल है। जो लाभ पहुंचाता है, जिससे बेनिफिट होता है, वो जो है उसकी, वही उसका मूल्य वैल्यू है। तो 5 चीजें उसने विनिमय सिद्धांत में अपनी अवधारणा में रखी है। एक उद्दीपन, दूसरा क्रिया, तीसरा पुरस्कार अथवा लाभ, चौथा दंड और 5वां मूल या वैल्यू। और फिर कहता है इसके साथ उसने 3 को और जोड़ा है। बोले 6वां है कॉस्ट, लागत। प्रत्येक क्रिया के संपादन, हम जो भी क्रिया करते हैं उसके संपादन में, उसके क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भौतिक या अभौतिक खर्च होता है, यही इसकी लागत है, यही इसकी कॉस्ट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देने में मैंने प्रिपरेशन किया, मैंने पहले लिखा पेपर में आपको क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट देना है, ये लिखा, इसके लिए किताब ली और आपके साथ एसोसिएट हुआ, ये मेरी लागत है, कॉस्ट है। 7वां पॉइंट वह कहता है प्रत्यक्ष बोध, परसेप्शन। प्रत्येक क्रिया से, मानव व्यवहार की प्रत्येक क्रिया से या तो लाभ होता है या हानि। हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। इस लाभ या हानि के उस व्यक्ति को कुछ कीमत चुकाना पड़ती है। अब मुझे जो लाभ या हानि हो रही है उसके लिए मुझे कुछ कीमत भी चुकाना पड़ेगी। इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अनुमान लगा लेता है। किस व्यक्ति में कितना सही अनुमान लगाने की क्षमता है, ये उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष बोध है, परसेप्शन है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जानता हूँ कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, इससे मुझे कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान। फायदा ये होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, मेरे स्टूडेंट बढ़ेंगे, स्टूडेंट मेरे को मोटिवेट करेंगे। नुकसान ये है कि मेरी सिस्टम खराब होगा, बैटरी डाउन होगी, बार बार मेरे को मोबाइल, बार बार मेरे को सिस्टम को, लैपटॉप को अपडेट करना पड़ेगा, ये सारे अपना। लेकिन इस लाभ और हानि, ये जो मेरे कार्य से लाभ और हानि हो रही है, इसके आधार पे जो मैं अनुमान लगाता हूँ वही मेरा परसेप्शन है। मैंने देखा ठीक है हानि हो रही है, हानि की तुलना में लाभ ज़्यादा है, इसलिए मैं रेगुलर रूप से
बनाने लगा वीडियो के। हर दिन एक वीडियो आपके सामने रखूंगा जिससे समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को उनको फायदा हो सके, उनको जानकारी मिल सके। फिर एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। हमारी क्रिया द्वारा जो लाभ या हानि की गणना है, हम जो क्रिया करते हैं उसके माध्यम से जो लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, व्यक्ति उसके परिप्रेक्ष्य में क्रिया करता है। ह्यूमन्स कहते हैं हम तभी क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करना होती है उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। व्यक्ति की अपेक्षा क्रिया उसे प्रेरित करती है। मेरे को मालूम है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, एक शिक्षक को पढ़ाने को वो जानता है उसको क्या लाभ, उसके स्टूडेंट उसके लिए पूंजी हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं, और स्टूडेंट की पूंजी के आधार पे ही वो पढ़ाने, अध्ययन अध्यापन की क्रिया करके अपने पूरे मनोभाव रखता है। तो इस प्रकार से ह्यूमन्स का जो विनिमय का अर्थ है, ह्यूमन्स ने ये जो 8 पॉइंट के माध्यम से विनिमय थ्योरी दी है, वो कहता है व्यक्ति और समूह के मध्य होने वाली अंतःक्रिया। ह्यूमन्स ने व्यक्ति और समूह, जैसे मैं व्यक्ति हूँ और मेरे स्टूडेंट, मेरे ऑडियंस जो हैं वो मेरे समूह हैं, तो मेरे और समूह के बीच में जो अंतर इंटरेक्शन हो रहा है, मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई देते हैं, मैं लाइक करते हैं, मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, व्यूज़ जो मुझको मिलते हैं, वो अंतःक्रिया है। मैं आपको वीडियो देता हूँ, शिक्षण सामग्री देता हूँ, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो अंतःक्रिया होता है ये कहता है एक्सचेंज है। ह्यूमन्स ने इसको एक्सचेंज माना, विनिमय माना, और कहता है कि इन प्रस्थापनाओं की प्रकृति जो है निगमनात्मक है, डायरेक्ट, और इसी के आधार पे उसने कहा परीक्षात्मक साधारणीकरण को ज्ञात करके हम उसके आधार पे दृष्टांतों का परीक्षण करते हैं। तो ये विनिमय सिद्धांत है, ये उसका कहना था, विनिमय व्यवहारवाद। व्यक्ति समाज में जितने भी व्यवहार करता है, व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। इसी विनिमय, इसी एक्सचेंज के लिए उसने कहा कि व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ होता है। उसमें उसने फिर 8 बिंदु दिए। एक उद्दीपन करता है, क्रिया करता है, पुरस्कार या लाभ देखता है, दंड प्राप्त करता है, दंड भी उसको है तो उसको देखता है, मूल्य होते हैं, लागत देखता है, प्रत्यक्ष बोध, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन। ये 8 आधार पे उसने कहा कि व्यक्ति समाज के अंतर्गत जो भी व्यवहार करता है, व्यक्ति के व्यवहारों में इस प्रकार से एक्सचेंज, विनिमय होता है। अब ह्यूमन्स के सिद्धांत के व्यवहारवादी विनिमय सिद्धांत की आलोचना भी बहुत हुई है। वो कहते हैं ह्यूमन्स का जो विनिमय व्यवहार का केंद्रीय बिंदु मनुष्य का विवेक है। हमारा जो विवेक है उसको उन्होंने केंद्रीय बिंदु माना है। विनिमय के द्वारा ह्यूमन्स ने कहा कि मनुष्य लाभ और हानि के विविध पक्षों पर बहुत ही बारीकी से उन्होंने सोच के प्रस्तुत किया है। अब ह्यूमन्स के सिद्धांत को J.S. टर्नर ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने आलोचना की है। बोले ऐसा नहीं है, बोले रैशनैलिटी, विवेकशीलता, बोलते हैं ह्यूमन्स का जो विवेकी व्यवहार है, टर्नर ने उस पर क्वेश्चन खड़ा किया। बोले रैशनैलिटी पे, बोले मनुष्य के समझ व्यवहार से लाभ या हानि के नजरिए से नहीं देखे जाते। उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सारे क्रियाकलाप लाभ हानि के नजरिए से हैं। उसको उन्होंने कहा व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आकलन करता है ना, कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने व्यवहार पे लाभ ही देखेगा। वो कहते हैं क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है, उनका उदाहरण देता है, बोले अगर कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन आता है तो फर्स्ट डिवीजन आने में वो ये नहीं सोचता कि मेरे फर्स्ट आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसके लाभ की कोई बात ही नहीं करता, ना ही उससे होने कि मुझको कोई लाभ मिलेगा। वो तो पढ़ रहा है अध्ययन कि मुझको अधिक से अधिक मैं एक्सप्लेनेशन कर सकूं, अच्छे से अच्छे नंबर पा सकूं। वो इसलिए नहीं करता कि उससे उसको कुछ लाभ होगा। क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे खेलते हैं प्लेयर, और भी प्लेयर हैं, सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि मेरा टीम जीत जाए। वो इसलिए नहीं खेलते कि मुझसे इसको खेलने से, अच्छा खेलने से, सेंचुरी बांधने से मेरे को लाभ होगा। ये कोई बात नहीं, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रैशनैलिटी की बात जो है टर्नर कहता है ह्यूमन्स ने गलत है कि हर व्यक्ति हर बार अपने क्रियाकलाप लाभ हानि के लिए, व्यक्ति घर में काम करता है तो इसलिए नहीं करता कि मैं घर में काम कर रहा हूँ तो मुझको लाभ होगा। एक घर के रूटीन वर्क है ना, घर की डस्टिंग करना, घर के पानी भरना, पौधों को पानी देना, गार्डनिंग का काम, ये सारे आपके रेगुलर काम है। अब इसमें अगर हम लाभ हानि देखने लगे, बोले ये संभव ही नहीं है। रैशनैलिटी की बात ह्यूमन्स ने गलत की है, इसकी आलोचना की उसने। दूसरा कहता है टोटोलॉजी, पुनरुक्ति का प्रकरण। ह्यूमन्स ने जो मूल, लाभ, क्रिया आदि का बारंबार प्रयोग किया है। टर्नर कहते हैं ह्यूमन्स ने अपने पूरे सिद्धांत में मूल, लाभ और क्रिया, वैल्यू, प्रॉफिट, एक्शन, इसको कई बार रिपीट किया है, पुनरुक्ति की है। बोले ह्यूमन्स जिसे लाभ कहते हैं वो वास्तव में तुष्टिकरण है। हमको जो लाभ होता है वो वास्तव में हमारा तुष्टिकरण, हम संतुष्ट हो गए कि हाँ हमको ये मिल गया।
बोले लाभ के अर्थ के मूल का प्रयोग अनुचित है। बोले लाभ के अर्थ के रूप में जो मूल का प्रयोग किया है होमन ने वो भी गलत है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये पुनरुक्ति हो रही है, इनके सिद्धांत में रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है। फिर लघुकरण का प्रकरण रिडक्शन, दुर्कीम और परेटो ने जैसे समाज वैज्ञानिक ने जो अपने छोटे छोटे इकाइयों पर किए हैं वो उनकी आलोचना इस सिद्धांत के माध्यम से कर रहे हैं। बोले इसे लघुकरण की संज्ञा प्रदान की है। बोले इसका शिकार होमन्स है, होमन्स भी इसका शिकार हैं। उन्होंने शारीरिक अवधारणाओं को मनोवैज्ञानिक स्तर पर लागू किया, इसलिए होमन्स का व्यवहारवादी विनिमय सिद्धांत लघुकरण का शिकार हो गया। बोले इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जे.एस. टर्नर ने यहाँ तक बात की, लेकिन टर्नर की आलोचना के बाद भी अगर आप देखें तो होमन्स का जो सिद्धांत है विनिमय व्यवहारवाद का सिद्धांत वो एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा पीटर एम ब्लॉ ने संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत इसी के आधार पर द स्ट्रक्चरल एक्शन थ्योरी प्रस्तुत की थी। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को स्वीकार करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। आपको समाजशास्त्र के इसी प्रकार से नए नए सिद्धांत मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ।